ईरान की अमेरिका यूरोप को चेतावनी सामने आई है। बता दें आपको, अरब क्षेत्र छोड़े यूएस यूरोप सेना, ये कह दिया गया है साफ तौर पर। तो ये बड़ी चेतावनी दे दी गई है, यूएस सेना की मौजूदगी से अरब में तनाव है, ये कहते हुए बाकायदा चेतावनी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने है, ईरान की यूएस यूरोप को चेतावनी को लेकर। इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ। इस बीच बता दें आपको, हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमला किया है। आईडीएफ ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर इजराइल पर हिजबुल्लाह के फ्रंट से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो गाजा की आपदा कई देशों के लिए अवसर बनकर आई है और उनमें से एक है अरब का महाबली बनने जा रहा ईरान। गाजा के मुद्दे पर नाटो देशों में भी मतभेद हो गए हैं। नाटो के कई सदस्य देश इस मुद्दे पर इजराइल की आलोचना कर रहे हैं और शक्ति के समीकरण गड़बड़ हो रहे हैं। ईरान इस आपदा का पूरा फायदा उठा रहा है। ईरान ने तय कर लिया है कि फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना ही उसका मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए ईरान परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है। तेहरान की प्रयोगशाला में विनाशक बम तैयार होने की कगार पर है और ईरान अपना संकल्प सिद्ध करने के लिए परमाणु ब्लास्ट कर सकता है। अरब के सबसे पुराने विवादित क्षेत्र की 40 किलोमीटर लंबी पट्टी के अधर में लटके भविष्य ने यह तय कर दिया है कि परमाणु विस्फोट होकर रहेगा। क्योंकि इस पट्टी ने विश्व व्यवस्था में बहुत चौड़ी खाई पैदा कर दी है और इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिकी खेमे के देश अमेरिका के साथ थे, लेकिन अरब में छिड़े इस युद्ध ने अमेरिकी खेमे में खाई पैदा कर दी है और हमास समर्थक ईरान के खेमे से अमेरिकी खेमे के देश भी जुड़ने लगे हैं। नेटो के 31 देशों में अरब युद्ध से फूट पड़ गई है। फ्रांस 2 स्टेट सॉल्यूशन पर सहमत है। बेल्जियम ने गाजा पट्टी पर हमले के लिए इजराइल की आलोचना की है। स्पेन ने भी इजराइल विरोधी रुख दिखाते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया है। तुर्की पहले से ही हमास और ईरान के समर्थन में है। अरब के युद्ध ने विश्व व्यवस्था का संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है और इस असंतुलित होती व्यवस्था से ईरान को शक्ति मिल रही है। गाजा में सीजफायर के साथ ही अमेरिकी खेमे में होकर भी ईरान के समर्थकों का अंदरूनी खेमा तैयार हो चुका है। ईरान ने तय कर लिया है कि इजराइल को इस युद्ध में हराने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। ईरान ने फिलिस्तीन की स्थापना और इजराइल के खात्मे का संकल्प ले लिया है। ईरान अपनी मिसाइल पावर दुनिया को दिखा चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 से इजराइल पर हमले की धमकी दे चुका है।
और अब ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। अरब की जंग से ईरान को सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरा करने का ऐलान कर चुका है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतिम चरण में है और वो परमाणु बम बनाने के बहुत नजदीक है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में दखल नहीं दे पा रही है। इस हफ्ते वियना में IAEA की बैठक हुई। इस बैठक में E3 ग्रुप यानी फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हुए। बैठक में मुद्दा उठाया गया कि IAEA गतिविधियों को ईरान परमाणु कार्यक्रम की निगरानी नहीं करने दे रहा है। लेकिन अरब युद्ध के दौरान पश्चिमी देश ईरान पर दबाव नहीं बढ़ाना चाहते। डर है कि दबाव बढ़ाया गया तो ईरान इजराइल पर हमला कर देगा। पश्चिमी देश चाहते हैं कि अरब में परमाणु हथियार न बनाए जाएं, जबकि ईरान कहता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं। अरब में बनी तनावपूर्ण स्थिति के बीच इजराइल के परमाणु बमों का हवाला देकर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर चुका है। साल 2015 में ईरान के साथ अमेरिका की डील हुई। इस डील में यह तय हुआ कि परमाणु कार्यक्रम रोकने के बदले ईरान से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। लेकिन 2018 में बता दें आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने सौदा तोड़ दिया और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। ईरान ने फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब बात 2022 की, जहां यूरोपियन ब्लॉक ने ईरान से बातचीत की शुरुआत की, लेकिन बातचीत फेल रही। 2023 के अंत की रिपोर्ट है कि ईरान ने 66% तक यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट कर लिया है। इसका मतलब है ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। परमाणु ऊर्जा प्लांट के लिए 3.5% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम चाहिए होता है। ईरान लक्ष्य से सिर्फ 24% दूर है, यानी 24% यूरेनियम संवर्धित करते ही ईरान परमाणु बम का फ्यूल तैयार कर लेगा और यूरेनियम को 24% तक संवर्धित करने में 8 दिन का समय लगता है। ईरान की सरकार परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और इसका संकेत तेहरान से भी मिला है। ये है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अल शमखानी। दरअसल अली शमखानी ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। शमखानी 10 साल से इस पद को संभाल रहे थे। शमखानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अवरोध माने जाते थे। पश्चिमी देश और IAEA शमखानी को इस पद पर बनाए रखना चाहते थे। शमखानी ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के विरोधी थे और पश्चिमी देशों की नीतियों के समर्थक। संकेत साफ है कि शमखानी के जाते ही ईरान यूरेनियम तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर चुका है और खास बात यह है कि ईरान के पास इस वक्त परमाणु बम बनाने के कई सटीक मौके हैं। पहला ये कि ईरान पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत कम है। दूसरा, रूस ने दावा किया है कि उसके पास सबूत है कि इजराइल के जखीरे में परमाणु बम है। रूस ने कहा है कि उसने तुर्की के कुछ सिग्नल रिकॉर्ड किए हैं जो बताते हैं कि इजराइल के पास परमाणु बम है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोधी रहा है और कई बार धमकी दे चुका है कि उसके परमाणु केंद्रों पर बमबारी करके सब तबाह कर देगा। लेकिन अब आसार ऐसे बन रहे हैं कि 8 दिन के भीतर परमाणु बम तैयार करके उसका परीक्षण कर सकता है और इसी से फिलिस्तीन का भविष्य तय होगा। ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो शक्ति के सारे समीकरण उलट-पुलट हो जाएंगे।
अरब में सबसे शक्तिशाली देश बनने के बाद ईरान अपनी शर्तों पर गाजा युद्ध का समाधान कराएगा। ईरान अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुका सकता है, गाजा में अपनी मर्जी की सरकार बनवा सकता है, फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना करा सकता है, इजरायल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। रिपोर्ट यह भी है कि इजरायल के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो तेल अवीव परमाणु हमला कर देगा। अगर अरब से परमाणु टकराव शुरू हुआ तो महाविनाश का चक्र शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस की ओर से कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल कर हमले किए गए हैं यूक्रेन की राजधानी पर। कीव में कई जगहों पर इसके बाद विस्फोट हुए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव की, जहां पर रूस की ओर से कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल कर बड़े स्तर पर हमला किया गया। गाजा में रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी हुई है, अस्पतालों पर हमले हुए, आम लोगों की मौत हुई। दुनिया ने गाजा के लोगों को चीखते, चिल्लाते और तड़पते देखा। दुनिया के कई देशों से इस कत्लेआम को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और इस सब के लिए इजरायल के साथ अमेरिका को भी कसूरवार ठहराया गया। अमेरिका की इस बदली हुई छवि ने ही पुतिन को नई रणनीति दे दी है। पुतिन समझ चुके हैं कि अब यूक्रेन में अगर आम लोगों की मौत हुई तो अमेरिका को गाजा पर आईना दिखाया जा सकता है। यही वजह है कि अब रूस ने आम लोगों की परवाह किए बगैर हमलों की शुरुआत कर दी है। पुतिन ने युद्ध का स्ट्रेटेजिक साइन भी बदल दिया है। इजरायल से F-16 फाइटर जेट का टेक ऑफ और फिर गाजा की ऊंची ऊंची इमारतों पर बमबारी। रिहायशी इमारत, स्कूल, अस्पताल, इजरायल को जहां भी हमास के ठिकाने का सुराग मिला वो जगह राख के बवंडर से घिर गई। न लोगों की जान की फिक्र, न आम लोगों को निकलने का कोई अल्टीमेटम। अमेरिका के दोस्त ने जब जहां चाहा हमला कर दिया। लोगों की चीख पुकार, ये बेतहाशा भागते लोग, आंखें नम करने वाली ऐसी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। और ये सब पुतिन भी देख रहे थे। अमेरिका और इजरायल को लेकर दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हुए, लेकिन अमेरिका ने इजरायल को नहीं रोका। अब यूक्रेन में भी ऐसा ही हो सकता है। पुतिन भी यूक्रेन में अब ऐसी ही तबाही मचा सकते हैं जैसी गाजा में मची है। पुतिन ने भी अपनी सेना को बेफिक्र होकर यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया है। नई रणनीति को लेकर दावा है कि रूस अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर भी हमला करेगा। यूक्रेन के लोगों को एक बड़ा इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दिया जाएगा। गाजा की तरह ही रूस भी यूक्रेन में बफर जोन बना सकता है। रूस का नई रणनीति का संकेत भी मिल गया है। आपको रूस के टैंक और सैन्य वाहनों पर युद्ध की शुरुआत से ही Z का निशान नजर आता था। दावा किया गया था कि इसका मतलब जीत के लिए या पश्चिम दिशा से है। लेकिन अब रूस ने अपने सैन्य वाहनों और टैंकों पर ट्रायंगल बनवा दिया है। इस ट्रायंगल को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में रशियन टैंक और सैन्य वाहनों पर Z का निशान दिखा था, लेकिन अब यह निशान ट्रायंगल में तब्दील हो गया है। अब टैंक और सेना की ट्रकों पर त्रिभुज बना हुआ नजर आ रहा है। ट्रायंगल को लेकर वॉर एक्सपर्ट्स अलग अलग दावे कर रहे हैं। एक विशेषज्ञ के मुताबिक ये सिर्फ सेना की एकता का प्रतीक है, जबकि दावा यह भी है कि ये तीन तरफ से यूक्रेन पर हमले का प्रतीक है।
तीसरा दावा यह है कि रूस अब गाजा से सीख लेकर यूक्रेन को 3 तरफ से घेरने वाला है और यूक्रेन में एक ट्रायंगल बनाया जाएगा। दावा यह भी है कि नॉर्थ गाजा को जिस तरह से खाली कराया गया उसी तरह रूस सेंट्रल यूक्रेन पर कब्जा करेगा और यूक्रेनी फौज सिर्फ सीमाओं पर सिमटी रह जाएगी। एक वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक ये पुतिन के ऑपरेशन विंटर का निशान हो सकता है। कहा जा रहा है कि गाजा के युद्ध से पुतिन को कई सबक मिले हैं और अब गाजा जैसा प्लान लागू होगा जिसमें गाजा की तरह सेना आगे बढ़ेगी। ब्लैक सी की वजह से रूस ने 3 रूट को चुना है जिससे सेना आगे बढ़ेगी। तो ये तमाम जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। गाजा की तरह ही रूस आम लोगों को चेतावनी भी देगा, ये भी बताया जा रहा है। गाजा की तरह आगे बढ़ा जा रहा है। ब्लैक सी से की वजह से 3 रास्तों को लेकर जानकारी सामने आ रही है और आम लोगों को चेतावनी भी देगा। रशिया और इलाके को खाली कराया जाएगा। प्लान के बारे में दावा है कि रूस गाजा पर जैसे हवाई हमले हुए वैसे ही हमले भी करेगा। सबसे अहम, यूक्रेन में बफर जोन बनाना है जिसकी कोशिश अब तक नहीं हुई थी। इजराइल के प्लान से पुतिन को भी नई रणनीति मिली। पुतिन की सेना अब तक यूक्रेन की आर्मी से लड़ रही है, लेकिन अब रूस गाजा की तरह ही यूक्रेन के लोगों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम देगा और फिर हमला करेगा। इजराइल ने जिस तरह से उत्तरी गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था वैसा ही अब कीव और उसके आसपास के लोगों को रूस दे सकता है। जल्द से जल्द जीत हासिल करने के लिए रूस ने भारी और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। रूस अब क्लस्टर बम का अधिक इस्तेमाल करेगा। थर्मोबैरिक हथियारों का इस्तेमाल होगा। स्कंदर मिसाइलों से हमले तेज किए जाएंगे। केमिकल हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। रूस की बदली स्ट्रैटेजी के तहत अब कीव पर हमले शुरू हो गए। यूक्रेन की सेना को युद्ध में उलझाने के साथ ही रूस अब आम लोगों में ज्यादा से ज्यादा दहशत भरना चाहता है। ताकि रूस से अब किसी इलाके को खाली करने का फरमान जारी हो, लोग सरकार और सेना की बात भी ना माने। इसके लिए रूस थर्मोबैरिक बम से हमले करने वाला है। यूक्रेन में अब तक इस बम का इस्तेमाल सैन्य ठिकानों की तबाही के लिए किया गया है, लेकिन अब रिहायशी इलाकों में धमाके का प्लान है। ये हवा में ऑक्सीजन खत्म कर देता है। इसे सबसे घातक गैर परमाणु हथियार माना जाता है। बम 44 टन टीएनटी की ताकत वाला धमाका करता है। बम को रॉकेट की तरह लॉन्च किया जा सकता है। रूस ने थर्मोबैरिक प्रहार की शुरुआत भी कर दी है। यह हमला शुक्रवार को किया गया। यूक्रेन के टॉर्स्की लेज इलाके में थर्मोबैरिक धमाके से भारी तबाही हुई। ये बम जहां भी गिरता है, आसपास मौजूद इंसान और तमाम जीव तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल की वजह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक साथ कई थर्मोबैरिक बम गिराए जा सकते हैं और एक बहुत बड़े इलाके में मौजूद सैनिकों को मारा जा सकता है। क्लस्टर बम और केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से भी रूस यूक्रेन के लोगों को डराने के प्लान पर काम कर रहा है। रूस ने अपनी सेना को कवच देने के लिए जगह जगह टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। ये यूक्रेन के ड्रोन के लिए काल साबित हो रहे हैं। प्लान ट्रायंगल को आगे बढ़ाने के लिए अवदीका में रशियन टैंकों की गश्त शुरू हो गई है। रूस इसी तरह अब यूक्रेन के तमाम इलाके पर कब्जे की कोशिश में है। रूस ने मिसाइल प्रहार के तरीके को बदल दिया है। अब स्कंदर मिसाइलों के हमले के कुछ देर बाद दोबारा उसी जगह पर मिसाइल से हमले किए जाते हैं ताकि बचाव दल या नुकसान का जायजा लेने आए सैन्य अफसरों को मारा जा सके। मिसाइल हमले की रणनीति में बदलाव आया है। एक ही जगह को कई बार टारगेट किया जा रहा है। मकसद हमले वाली जगह पर जुटी भीड़ को टारगेट करना है। इससे पहले रूस की मिसाइलें जिस जगह पर गिरती थी वहां दोबारा हमला करने की जगह सेना
किसी दूसरी जगह को टारगेट करती थी, लेकिन अब एक ही जगह पर समय के कुछ अंतराल पर हमले हो रहे हैं। मारियोपोल और बाखमत की तरह ही रूस का फोकस रिहायशी इलाकों को मलबा बनाने का है। गाजा में जिस तरह से इजरायल ने इमारतों को गिराया है, उससे रूस को लगता है कि अगर इमारतें गिराई जाएंगी तो आम लोग और सेना खुद उस इलाके से निकल जाएगी। गाजा की तरह ही रूस की सेना अब जमीन के रास्ते आगे बढ़ रही है और हवाई हमले तेज कर दिए गए हैं। कीव पर भी रूस ने ड्रोन हमले की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को कीव के आसमान में कई ड्रोन नजर आए, लेकिन एयर डिफेंस ने रूस के ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। रूस की रणनीति से आशंका है कि अब यूक्रेन में भी गाजा की तरह ही सिविलियंस की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ने वाला है। रिपोर्ट TV9 भारत। यूक्रेन फ्रंटलाइन पर रूस के हमले को लेकर टॉर्नेडो MLRS से फायरिंग की गई है। यूक्रेन का हथियार गोदाम इस हमले में तबाह हो गया है। तस्वीरें आपके सामने। गाजा के रण और यूक्रेन की जंग के बीच दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, जिसके बाद अमेरिका और नाटो देशों ने हिटलर के उन हथियारों की खोज शुरू कर दी है जिसे 80 साल पहले समंदर में दफन कर दिया गया था। अगर हिटलर का ये विध्वंसक जखीरा नाटो को मिला तो रूस के लिए अमेरिका से जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इधर पुतिन ने ब्लैक सी में अंडर वाटर टनल पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें चीन उसके साथ है। आखिर इस अंडर वाटर टनल के पीछे पुतिन का मकसद क्या है और हिटलर का वो कौन सा हथियार है जिसकी तलाश अब अमेरिका और नाटो देश कर रहे हैं? देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। तारीख अगस्त 1945, जगह बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन के शहर पोट्सडैम में 20 दिनों तक चली मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और सोवियत संघ के राष्ट्रपति जोसेफ स्टॉलिन मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी की हार के बाद उसके भविष्य पर बात हुई, साथ ही उन केमिकल हथियारों पर जिन्हें खास तौर से हिटलर के वॉर साइंटिस्ट ने तैयार किया था। तय हुआ कि इन केमिकल हथियारों को समंदर में डुबो दिया जाएगा। अगले 3 सालों तक समंदर की गहराइयों में अलग अलग जगहों पर इन हथियारों को दफना दिया गया। तारीख नवंबर 2023, जगह बाल्टिक सागर। अब 80 साल बाद बाल्टिक सी में समुद्र मंथन होने जा रहा है। समंदर की गहराइयों में उन विनाशक हथियारों की खोज होने जा रही है जिन्हें हिटलर ने खास तौर से तैयार करवाया था, अपने दुश्मनों को तिल तिल कर मारने के लिए। बाल्टिक सागर की इन गहराइयों में हिटलर के केमिकल हथियारों की खोज नाटो देश करने वाले हैं, जिसने एक बार फिर ब्लू वॉर जोन में उफान ला दिया है। नाटो देश बाल्टिक सी में बड़ा खोजी अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। नाटो की गुस्ताखी से रूसी राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला है और समंदर में रूसी युद्धपोत गर्जना कर रहा है। रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि नाटो का यह कदम दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध लेकर आएगा। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मई 1945 में जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सोवियत संघ ने जर्मनी के केमिकल हथियारों पर कब्जा कर लिया, जिसमें तकरीबन 65,000 टन सक्रिय केमिकल हथियार थे। जिसके बाद अगस्त 1945 में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच पोट्सडैम समझौता हुआ,
समझौते में तय हुआ कि इन केमिकल हथियारों को समंदर की गहराइयों में डुबो दिया जाएगा। पोर्ट्समैन समझौते पर अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अटलांटिक महासागर में केमिकल हथियार को डंप कर दिया, जबकि सोवियत संघ ने इन हथियारों को बाल्टिक सागर की गहराइयों में फेंक दिया। हेलसिंकी आयोग यानी हेलकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में 150 से 300 जगहों पर केमिकल हथियार डुबोए गए थे। हिटलर के केमिकल हथियारों का बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के पास था, जिसमें से तकरीबन 40,000 टन केमिकल हथियार रूस ने बाल्टिक सागर में दफना दिया। ज्यादातर हथियारों को बॉर्नहोम और गोटलैंड द्वीपों के पास दफनाया गया। ये दोनों ही द्वीप स्वीडन और फिनलैंड के पास हैं। रूस का दावा है कि अब इसी केमिकल जखीरे की तलाश में नाटो देश बाल्टिक सागर में समुद्र मंथन करने वाले हैं, जिसके लिए बीते कुछ दिनों से नाटो देशों के युद्धपोत बार बार इन इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जिसके खिलाफ रूस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बाल्टिक सागर में रूसी युद्धपोत बारूद बरसा रहे हैं। रूस की नौसेना कैलिबर मिसाइलों से डमी युद्धपोतों को तबाह करने की ड्रिल कर रही है। रूस के टोही विमान लगातार बाल्टिक क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं ताकि नाटो की गतिविधियों पर बारीक नजर रखी जा सके। रूस ने इसे लेकर नाटो और यूरोपियन यूनियन को कड़ी चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्रालय में यूरोपीय विभाग के निदेशक सर्गेई बिलायेव ने कहा, बाल्टिक सागर में नाटो की गतिविधियां चिंता बढ़ाने वाली है। नाटो समंदर में फेंके गए रासायनिक हथियारों की खोज कर रहा है। यह कदम बेहद गंभीर परिणाम लेकर आएगा। रूस का दावा है कि नाटो का प्रोग्राम बेहद सीक्रेट है और इसीलिए पहली बार रूस फिनलैंड के बॉर्डर भी बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ नाटो बाल्टिक सी में मंथन कर रहा है, तो दूसरी ओर रूस ने ब्लैक सी में अंडर वाटर टनल पर काम शुरू कर दिया है। रूस के इस फैसले से अमेरिका और नाटो देश भड़क उठे हैं और रूस को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। दरअसल रूस क्रीमिया से मेनलैंड तक अंडर वाटर टनल बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी चीन को दी गई है। चीनी कंपनियां बहुत जल्द पुतिन के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगी। दरअसल कर्च ब्रिज पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। वो 2 बार कर्च ब्रिज को नुकसान पहुंचा चुका है, जिससे क्रीमिया और रूस का कनेक्शन टूटने का डर है। ऐसे में अब पुतिन अंडर वाटर टनल के जरिए क्रीमिया और रूस को जोड़ने की कोशिश में है, जिसका अमेरिका और नाटो देश विरोध कर रहे हैं। साफ है, कहीं नाटो रूस को तो कहीं रूस नाटो को उकसा रहा है, जिससे ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक समंदर में जंग की चिंगारी भड़क रही है, जो कभी भी जंगी ज्वाला में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या सीज फायर हमास के लिए लंबी जंग का बहाना है? क्या सीज फायर के पीछे इजराइल को लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की आग में फंसाना है? क्या 4 दिनों की सीज फायर का ऐलान ईरान का माइंड गेम है? इन सवालों की वजह है ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की बारूदी साजिशें और सीज फायर के बावजूद हो रहे उनके हमले। युद्ध विराम होने के बाद भी हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि सीज फायर की साजिश हमास को नई ताकत जुटाने का मौका दे रहा है। सीज फायर तो बहाना है, असली मकसद इजराइल को युद्ध में थकाना है। ये महज अनुमान नहीं, तथ्य है। इसके सबूत हैं सीज फायर के बावजूद इजराइल में हो रहे प्रॉक्सी हमले।
अंशकालिक युद्ध विराम का ऐलान होते ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में बारूद बरसाना शुरू कर दिया। सीज फायर का ऐलान होने के बाद हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से कई रॉकेट दागे गए। उत्तरी इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ड्रोन अटैक भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए कुछ ड्रोन को इजराइल ने इंटरसेप्ट भी किया। इसी बीच हिंद महासागर में इजरायली शिप पर ड्रोन हमला हुआ। माना जा रहा है कि यह हमला भी ईरान समर्थित गुट ने ही किया। इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस सीज फायर को हमास लंबी जंग का हथियार बना रहा है? क्या सीज फायर के पीछे इजराइल को स्थायी तौर पर जंग में फंसाए रहने की चाल है? कहा जा रहा है कि सीज फायर के बहाने हमास के इस चाल का मास्टरमाइंड ईरान है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने भी हाल ही में कहा था कि जब युद्ध में हमास थक जाएगा तो उसके बदले हिजबुल्लाह हमले शुरू करेगा। साथ ही हूती और ईरान समर्थित दूसरे संगठन भी इजराइल पर हमले करेंगे। इतने समय में हमास फिर से अपनी तैयारी कर लेगा और इस रणनीति के तहत प्रॉक्सी संगठन इजराइल को एक अंतहीन युद्ध में फंसाए रखेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल को हमास इस तरह से जंग में उलझाए रखना चाहता है ताकि इजरायली सेना के बड़े हथियार और गोला बारूद खत्म हो जाए। इसी मौके का फायदा उठाकर हमास अपने समर्थक देशों से नए विध्वंसक हथियार हासिल करके इजराइल पर फिर से बड़े हमले की ताक में है। इसी रणनीति के तहत हाल ही में हमास के प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिका के 5 बड़े सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। बताया गया कि सभी हमलों को हिजबुल्लाह, हूती और ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने अंजाम दिया। इस तरह से ईरान समर्थित गुट इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी युद्ध में उलझाए रखना चाहते हैं। साथ ही प्रॉक्सी गुट हमास को बारूदी ऑक्सीजन देने में जुटे हैं ताकि अल्पकालिक युद्ध विराम के बाद हमास पूरी ताकत के साथ इजराइल पर दोबारा बड़े हमले कर सके। सीजफायर का ऐलान भले ही हो गया है, लेकिन इजराइल भी ईरान के प्रॉक्सी गुटों की गतिविधियों को लेकर खामोश नहीं बैठा है। इजरायली सेना ने भी सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल को मार गिराया, जिसे लेबनान बॉर्डर की तरफ से लॉन्च किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल इजरायली इलाके में दागी गई थी। इससे कुछ घंटे पहले ही इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बम बरसाए थे। जाहिर है 4 दिन के सीज फायर के बाद एक बार फिर इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग शुरू हो जाएगी। सीज फायर के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा है कि सीज फायर के बाद हमास पर फिर हमला होगा। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। युद्ध 2 महीने तक चल सकता है। उधर इजराइल की चेतावनियों से बेपरवाह हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर इजराइल की किसी भी चेतावनी का असर नहीं हो रहा है। लेकिन अब इजराइल के लोग भी हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। कुछ इजरायली लोग सीज फायर के बीच ही लेबनान बॉर्डर पर जमा हुए और इन लोगों ने हिजबुल्लाह को चैलेंज करने के लिए एक डांस पार्टी का भी आयोजन किया। फिलहाल इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के लिए सीज फायर का फैसला हुआ है। बंधकों की रिहाई के लिए अंशकालिक सीज फायर किया गया है। बंधकों के बदले इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी गुट अपनी बारूदी साजिशों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इजराइल यही चाहता था कि सभी बंधकों की रिहाई हो। इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बदले में इजराइल को उन फिलिस्तीनियों को भी रिहा करना पड़ा जो उसकी हिरासत में थे या फिर कैद में थे। इस सौदेबाजी से इजराइल का फायदा भी हुआ और नुकसान भी, क्योंकि हमास समर्थक देश इजराइल की ऐसी छवि बना रहे हैं जैसे वो हमास से युद्ध हार गया हो। साथ ही इजराइल के अंदर भी राष्ट्रवादी गुट सरकार के इस फैसले से बेहद नाराज है। करीब 50 दिन की जंग के बाद सौदेबाजी हुई। हमास इस बात पर राजी हुआ कि वो बंधकों को रिहा कर रहा है, लेकिन शर्त है कि फिलिस्तीनी नागरिकों को तेल अवीव भी रिहा करे। दोनों ओर से रिहाई शुरू हुई और लोग अपने अपने परिवारों से मिले। शांति स्थापना की इस छोटी कोशिश के बाद इजराइल की शक्ति और उसके सामर्थ्य दोनों पर सवाल उठने लगे। घर में ही नहीं, बाहर भी। ईरान ने कहा है कि हमास और इजराइल के बीच सीज फायर इजराइल की हार है। हमास का अंत नहीं हुआ, वो अपने मोर्चे पर है। रेजिस्टेंस फोर्स के सैन्य संसाधन कायम हैं और खासकर हमास की सुरंगें तबाह नहीं हुई। ईरान का साफ साफ संदेश यह है कि 50 दिन जंग लड़ने के बाद भी इजराइल हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उल्टे उसको हमास की शर्तों पर झुकना पड़ा और फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ा। इजराइल ने रिहाई से पहले फिलिस्तीनियों से बॉन्ड भरवाए। शर्त रखी गई कि रिहा फिलिस्तीनी प्रेस से बात नहीं करेंगे। मिठाई बांटने, जश्न मनाने पर पाबंदी लगाई गई। बॉन्ड तोड़ने पर करीब 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। इजराइल ने यह शर्त इसलिए रखी ताकि बंधकों की रिहाई के बाद मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ना जाए, लेकिन बंधक जश्न मना रहे हैं और इस जश्न से इजराइल की अंदरूनी राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नेतन्याहू बंधकों को छुड़ाने की डील तो कर चुके हैं, लेकिन इजराइल के कई राजनीतिक दल हमास को इतनी छूट देने पर सवाल उठा रहे हैं। ये है इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामर बेन गाविर। बेन गाविर ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। बेन गाविर ने कहा है कि हमास को सबसे ज्यादा जरूरत वक्त की थी, जो सीज फायर से उसको मिल गई है। 2011 में भी इजराइल ने यही गलती की थी। तब सैनिक गिलाद शालिद की रिहाई के बदले 1000 फिलिस्तीनी रिहा किए गए थे। सरकार का यह फैसला हमारी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करेगा। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री साफ कह रहे हैं कि इस जंग से वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए जो तय किए गए थे। इजराइल के अंदर असंतोष है, तो हमास समर्थक इसका जश्न मना रहे हैं। हमास के समर्थन में क्यूबा की राजधानी हवाना में यूएस एम्बेसी के सामने परेड निकाली गई। इस परेड की अगुवाई राष्ट्रपति मिगेल दियाज कैनेल ने की। अंदरूनी मतभेद और अंतर्राष्ट्रीय जश्न, ये दो ऐसे संकेत हैं जो बता रहे हैं कि इजराइल अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सका और इसीलिए शक्तिशाली समझे जाने वाले देश के सामर्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ अंशकालिक युद्ध विराम के बीच इजराइल और हमास की जंग का मैदान खुला हुआ है, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। माने जाने लगा था कि 1.5 साल से भी ज्यादा समय से जारी यूक्रेन जंग की वजह से रूस के हथियार धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं, लेकिन हकीकत में रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि अरब देशों ने भी रूस को अपने घातक हथियार दिखाने के लिए न्योता भेजा और पुतिन के लिए अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की भी परवाह नहीं की। सुखोई 30 और सुखोई 57 जैसे लड़ाकू विमान
K-52, K-32A और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर। KH-69 जैसी स्टेल्थ क्रूज मिसाइलें। ये घातक हथियार रूस के पास बड़ी संख्या में है, लेकिन यूक्रेन जंग के बीच अपने इन विनाशकारी हथियारों के साथ रूस ने दुबई एयर शो में भी शक्ति प्रदर्शन किया। दुबई एयर शो में दुनिया के कई देशों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अमेरिका, भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ साथ रूस ने भी दुबई एयर शो में अपने लड़ाकू विमानों के अलावा अन्य घातक हथियारों का प्रदर्शन किया। रूस के सुखोई लड़ाकू विमानों ने इस दौरान आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इस एयर शो में रूस ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 को भी प्रदर्शित किया। इसके साथ ही रूस की तरफ से K-52 जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भी एयर शो में रखा गया। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के साथ ही रूस ने मिसाइलों और ड्रोन का भी शक्ति प्रदर्शन किया। आपको याद दिला दें कि यूक्रेन जंग की वजह से रूस को दुनिया के अधिकांश प्रमुख एयर शो से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन दुबई एयर शो में अरब देशों ने रूस के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को भी नजरअंदाज किया और रूस को एयर शो में शामिल किया। रूस ने इस एयर शो में भले ही एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर RVV-BD जैसी अत्याधुनिक मिसाइल को भी दिखाया, लेकिन एयर शो में रूस का पवेलियन बिल्कुल अलग थलग रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए। पश्चिमी देशों को भरोसा था कि वो प्रतिबंधों के दबाव में पुतिन की सेना को यूक्रेन से कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर नहीं पड़ा। रूस ने हाल ही में दावा किया कि प्रतिबंधों के बावजूद विदेशों में रूसी हथियारों और सैन्य उपकरणों की मांग कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन में एक बार फिर से रहस्यमय बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। इस बार बीमारी का शिकार बच्चे हो रहे हैं। इस बीमारी को दुनिया भर में मिस्टीरियम निमोनिया का नाम दिया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग और उससे 800 किलोमीटर दूर तक के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। डॉक्टर या शोधकर्ता अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इस बीमारी की वजह क्या है, यानी बीमारी का कारण बना पैथोजन अभी तक नहीं पता लगाया जा सका है। WHO ने चीन ने बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है, लेकिन चीन ने कोरोना के समय में भी सच्चाई छिपाए रखी थी। दुनिया पर नई महामारी का खतरा। चीन के बच्चों में फैला रहस्यमय निमोनिया। फेफड़ों में फैल रहा है संक्रमण। एक मरीज से दूसरे लोग संक्रमित। चीन के अस्पताल निमोनिया के मरीज बच्चों से भरे पड़े हैं। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। WHO ने भी बताया कि चीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस से जुड़ी एक बीमारी फैलने की जानकारी दी है। ये बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है और तेजी से फैल रही है। प्रोमेड नाम के एक सर्विलांस प्लेटफॉर्म ने चीन में निमोनिया को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है। ये प्लेटफॉर्म इंसानों और जानवरों से फैलने वाली बीमारियों की जानकारी रखता है। प्रोमेड ने कोरोना को लेकर भी दिसंबर 2019 में एक अलर्ट जारी किया था। प्रोमेड की नई रिपोर्ट के मुताबिक ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि बीमारी कब फैलनी शुरू हुई। इस बीमारी के पैथोजन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।
हालांकि चीन ने दावा किया है कि इस बीमारी के फैलने का कारण है कोरोना के दौरान लगाई गई पाबंदियां हटाना, लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कम होना। लेकिन खास बात यह है कि चीन की ज्यादातर आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। तो क्या ये कोई नया वायरस है? WHO ने अभी तक रहस्यमयी बीमारी के महामारी होने पर कोई जानकारी नहीं दी है। WHO ने बीमारी की जांच के लिए चीन में हाल फिलहाल में फैले सभी तरह के वायरस की जानकारी मांगी है। वहीं लोगों से कहा है कि वो मास्क पहन कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रोमेड नाम की संस्था ने कहा है कि अभी इसे महामारी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन चीन में मरीजों की गिनती उसी रफ्तार से बढ़ रही है जैसे नवंबर-दिसंबर 2019 में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। बीमारी उत्तरी चीन से फैलने की जानकारी सामने आई है। चीन WHO के विशेषज्ञ निमोनिया के कारणों पर रिसर्च कर रहे हैं। इस निमोनिया के लक्षण कोरोना जैसे हैं। मरीज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि चीन में निमोनिया क्लस्टर बढ़ते जा रहे हैं। बीजिंग के 800 किलोमीटर दूर तक के अस्पताल मरीजों से भरे हैं। बीमारी कितनी जानलेवा है, इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल चीन की ये बीमारी एक रहस्य है और ये कितनी भयावह हो सकती है, आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।